जय हिंद बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में टेम्परेचर के विभिन्न पैमानों के बारे में पढ़ा है, आज हम इस वीडियो में अब उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे हीट के कॉन्सेप्ट को और साथ ही उसके कुछ जो प्रकार हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपना कॉपी पेन ले करके ज़रूर बैठें, ताकि मैं जो जो भी आपको उदाहरण दूं या जो जो चीज़ें आपको बोलूं उसे आप नोट करते जाएं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हीट, जिसे हम लोग हिंदी में ऊष्मा भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेटेड रहती है। तो जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, ये आइस है जो हथेली पे रखा हुआ है। तो आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ में कि जब आप बर्फ़ को हाथ में पकड़ते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। और मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे जब चाय के बर्तन पे हम लोग चाय रखते हैं तो क्या होता है कि बर्तन की डंडी में एक रबड़ की पैड दी होती है, जिससे हम लोगों को पकड़ने पर गर्म नहीं रखती है। लेकिन अगर उस पैड को हटा दिया जाए तो अगर आप डायरेक्ट हाथे से इसको पकड़ेंगे तो आपको महसूस कि गर्म आपको लग रहा है या आपको जलने लगेगा हाथ। तो ये आपके बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में रहती है। तो हीट का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग कोई चीज़ को छूते हैं तो जो तापमान का जो अंतर रहता है, वो तापमान के अंतर के कारण क्या होता है कि जो गर्म वस्तु का जो तापमान है वो ठंडे वस्तु के तापमान की ओर चलने लग जाता है। तो उसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ पुराने कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं और उसके बाद नई अवधारणा को भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि ऊष्मा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण देखा कि जो बर्फ़ का गोला था उसको आप हथेली के संपर्क में लाते हैं, या जो चाय की जो बर्तन थी उसको आप छूते हैं, गर्म चाय के बर्तन को, तो क्या होता है, एक तरल अदृश्य पदार्थ जो है वो चलने लगता है, जिसका आदान प्रदान होता है। ये पहले ऐसा माना जाता था। तो गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और ठंडे में इसकी कम होती है। अतः पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक प्रवाह करने लगता था। मतलब कि जब तक ये दोनों का स्तर जो है बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रवाह करने लग जाते हैं। ये ऐसा पहले मान के चलते थे कि पहले कोई तरल पदार्थ इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, जिसको उन लोगों ने कहा कैलोरिक। जो पहले इसको कैलोरिक कहते थे उसको। तो कैलोरी की मात्रा तापमान बढ़ने के साथ भी बढ़ जाती थी। सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा गर्म रहेगी उसमें ज़्यादा तापमान की मात्रा रहेगी, तो उसमें कैलोरी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ऐसा पहले मान के चलते थे। तो अब क्या हुआ, बेंजामिन थॉमसन, जिसको बाद में काउंट रदरफोर्ड कहा, इन्होंने ही इस भ्रम को दूर किया। बताया कि ये एक ऊर्जा है। एक्चुअल में वो जो पदार्थ का जो आदान प्रदान होकर कॉन्सेप्ट जो चलते थे, उसको इन्होंने भ्रम को तोड़ा और कहा कि जब गर्म पदार्थ से ठंडी पदार्थ की ओर जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्चुअल में एक ऊर्जा है। और न्यूटन भी इसी के मत से सहमत रखते थे, और बाद में इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि ये एक्चुअल में एक ऊर्जा है, और जूल ने भी इसके प्रयोग से अपने इसको सिद्ध कर दिया। उन्होंने यांत्रिक और ऊष्मीय ऊर्जा की संतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब ये सिद्ध हो चुका था कि एक्चुअल में जो हीट है वो एक ऊर्जा है। ठीक है, एक्चुअल में ऊष्मा जो है वो क्या है, एक ऊर्जा है, बल्कि तापमान के बदलाव के कारण ये जो है होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का वह प्रवाह है जो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर रहता है। ठीक है, ऊष्मा बढ़ने पर वस्तु का तापमान भी बढ़ जाता है, जबकि ऊष्मा घटने पर वस्तु का तापमान भी घट जाता है। अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ेगी, और अगर ऊष्मा लिया जाए तो तापमान घट जाएगी। तो ये उन्होंने बताया था। तो जैसा कि अब ऊष्मीय ऊर्जा तो हो गया, तो इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो इसका सीजीएस पद्धति में, जिसको हम लोग ग्राम, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के हिसाब से सीजीएस जिसको बोलते हैं, मात्रक इसका कैलोरी है। और जो आपका एसआई पद्धति में इसका मात्रक है वो है जूल। तो अब इसमें देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा कि 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, नोट कर लीजिए, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब 14.5 से 15 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी को जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी भी कह सकते हैं। ये ऐसा भी इसको परिभाषित कर सकते हैं।
तो कैलोरी के स्थान पर अगर किलो कैलोरी का यूज़ किया जाता है बड़ा यूनिट के रूप में, तो उसको 1000 कैलोरी कह सकते हैं। जैसे होता है ना 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो वैसे ही 1 किलो अगर कैलोरी कहेंगे तो हम उसे 1000 कैलोरी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब जैसे कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल है, तो अब देख लेते हैं जूल और कैलोरी के बीच में क्या संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और किलो कैलोरी अगर हो जाएगा तो ये 4.18 गुणित 1000 हो जाएगा, या फिर 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 को हम 10 टू द पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जूल। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ध्वनि के बारे में पढ़ा है क्लास 9 में, उसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ध्वनि के संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ है, लेकिन ऊष्मा का संचरण जब संवहन और चालन के रूप में होता है तब माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण के रूप में जब होता है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा कि सूर्य की प्रकाश जो हम तक आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है, लेकिन उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तभी वो पृथ्वी तक पहुँच पाती है। तो ठीक है, तो अब ऊष्मा का संचरण जैसे आप लोगों को यहाँ उदाहरण एक दिख रहा है, देखिए जैसे कि ये बर्तन में पानी को गर्म किया जा रहा है या चाय को गर्म किया जा रहा है, तो बर्तन के अंदर का जो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है इसकी ऊष्मा से। तो क्या होता है, ये बर्तन में जो तापमान बढ़ने लग जाता है वो चालन के माध्यम से होता है, और अंदर का जो पानी का तापमान वो बढ़ने लग जाता है वो संवहन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि चालन और संवहन क्या होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको मालूम है कि जो जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। तो उस चालन के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपने स्थान छोड़े बगैर ही संचरित होती है। मतलब कि जैसे कि आपका जो बर्तन है वो क्या है कि कणों से मिलकर बना है, तो वो जो बर्तन के जो कण हैं वो अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि धातु का कोई एक सिरा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म हो जाता है, लेकिन उसके कणों में जो प्रवृत्ति है, जो कण की प्रवृत्ति है वो कंपन्नता से बढ़ने लग जाती है, तापमान के कारण कंपन्नता होने लग जाती है, जिससे उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन उसमें कण जो है अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं। तो ठोस पदार्थों में ही ये याद रखिएगा कि चालन जो है वो केवल ठोस पदार्थों में होता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि ऊष्मा का जो संचरण है वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, चालन, संवहन और विकिरण, जिसमें चालन जो है केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है, जिसमें ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कणों द्वारा अपने स्थान छोड़े बिना ही संचरित होती है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने कुछ चीज़ें और सुनी होगी, जैसे ऊष्मारोधी पदार्थ जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें चालकता शून्य होती है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कई बार एबोनाइट या एस्बेस्टास का जो कपड़ा है उसको रखा जाता है कहीं पे गर्मी से बचने के लिए। कारण वही है क्योंकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अब कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें हल्का पुल्का जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बहुत कम मात्रा में, जैसे लकड़ी और कांच। मतलब कि लकड़ी में ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत कम होता है और कांच में भी। अब कंडक्टर की बात करेंगे, चालक, जिसमें पूरी तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे धातु और शुद्ध जल। ठीक है, तो ये आपके चालन के बारे में हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं संवहन को। तो संवहन में क्या होता है कि जो ऊष्मा स्थानांतरण जो है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण जो है वो पदार्थ अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक चली जाती है, और जिसके कारण उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो अपने स्थान को ही छोड़ देते हैं, जैसे कि चालन में स्थान नहीं छोड़ रहे थे, तो इसमें जो है संवहन में स्थान को ही छोड़ करके ऊष्मा का संचरण करते हैं। तो इसका उदाहरण मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो नदी किनारे का जो रेत होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। लेकिन जो नदी का जो पानी है वो ठंडा रहता है, जो क्या करता है, जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है यहाँ रेत की ज़मीन की, तो क्या होता है, उसके स्थान को लेने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो डायरेक्ट हवा अपने स्थान को ही बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक करती है। तो इस प्रकार से संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये जो है
ठोस में तो चालन होता है, तो गैस और द्रव में, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए कि संवहन जो है गैस और द्रव में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन के माध्यम से होता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं बस इतना ही। इसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के ऊष्मा स्थानांतरण की एक और विधि है जिसको पढ़ाऊँगा, जिसमें हम लोग विकिरण को पढ़ेंगे और उसके और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस सबको भी हम लोग कवर अप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटा छोटा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अपना पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।